Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Law by Nilay Kumar, and here I am with another new series for you, Law Made Easy with Nilay Kumar. This video is brought to you by Law by Nilay Kumar in collaboration with Ease My Case. And in this pilot episode, we'll be discussing the concept of bail and what are the related terms that we hear when we read newspapers and when we watch news channels, right? So there are terms like bail, bail bond, then श्योरिटीज, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंटिसिपेटरी बेल, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आपके सर पे बॉम्बार्ड किए जाते हैं, राइट? और अभी if you are following Samir Raina controversy, right, the YouTube controversy, India's got latent controversy, then if you were following Arvind Kejriwal's arrest and other political leaders of Aam Aadmi Party were arrested in excise alcohol policy, right? Excise alcohol policy scam, right? In that case also they were arrested but they were released on bail, right? Now there are certain cases also जहाँ पे आपने सुना होगा कि सीरियस क्राइम्स लाइक रेप एंड मर्डर, इस तरह के जो क्राइम्स हैं, राइट, इसमें भी लोगों को बेल मिल जाती है. And there's always a confusion amongst people कि बेल इतना सीरियस क्राइम है विच मीन्स इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो देखा भी है हमारे सीआरपीसी में. अब तो सीआरपीसी रिप्लेस हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट? सो द न्यू क्रिमिनल लॉज बेसिकली, उसमें भी हम बात करते हैं बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस की, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्डर और रेप जैसे केसेस में दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, लेकिन फिर भी बेल मिलती है उनको. अब भला ये कैसे होता है, राइट? तो ये जो इतना सारा कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं, right? So here I am Nilay Kumar, your legal educator at Law by Nilay Kumar and Ease My Case, right? And in this pilot episode, we'll be decoding all these terms related to bail, right? So without further ado, let's begin with this episode. The first thing that you need to understand about bail is कि बेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? बेल क्यों दी जाती है, बेल कहाँ से इस बेल का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ हो, राइट? सो इसके लिए वील गो बैक टू आवर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ आवर लॉ स्कूल, जहाँ पे हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया गया था. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था बेलमेंट. दिस अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट में बेसिकली क्या होता है, एक बेलर होता है, एक बेली होता है और एक श्योरिटी होता है, राइट? बेलर का काम क्या है, अपना जो सामान है वो बेली को लेंड करना, राइट? और बेली का काम क्या होता है, वो सामान यूज़ करके वापस बेलर को कर देना. और श्योरिटी का काम क्या होता है कि इन केस बेली इज अनेबल टू रिटर्न दैट थिंग to the bailor, then the surety will perform his part of the contract, right? So ये basically जैसे मान लो कि आपने जो है सो आपके पेरेंट्स जैसे आपके लिए केयर टेकर्स हैं until you reach the age of 18 years, right? तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भी आता है, ठीक है? तो बेलर, बेली एंड श्योरिटी, राइट? बेलर का काम है, लेट्स से मनी का ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, 1 लाख रुपए उसने बेली को दिए. नाउ बेली इज सेइंग कि मैं आपको अगले 6 मंथ्स में आपको ये 1 लाख रुपीज विद इंटरेस्ट दे दूंगा, बट द बेली फेल्स टू डू सो. सो द श्योरिटी, दैट इज अ थर्ड पर्सन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, विल हैव टू पे दैट 1 लाख रुपीज टू द बेलर ऑन बिहाफ ऑफ द बेली. Now it is the surety's right later on to recover that money from the bailey. Now that is a completely different contract between the bailey and the surety. Bailor has no play in this. ठीक है? तो आई होप आपको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल का व्हाट एम आई सेइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट? इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में इंडिया में बेल का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक है? मैंने आपको वहाँ बेलर, बेली और श्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था. अब यहाँ पे इसको हम कोर्ट, अक्यूज्ड पर्सन और सस्पेक्टेड पर्सन और एक श्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है? ये कोर्ट है. कोर्ट के सामने केस आता है दैट सच एंड सच पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग दिस क्राइम और इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग दिस क्राइम,
चार्जशीट फाइल हो गई है, ये बंदा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट के बाद चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ये बंदा अब अक्यूज्ड पर्सन है केस में, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, ठीक है। नाउ द लॉयर ऑफ दिस अक्यूज्ड पर्सन फाइल्स अ बेल एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट saying that please release this person out on bail and whatever conditions you impose on this person, he will abide by those. ओके, ही विल अबाइड बाय दोज कंडीशन। यूजुअली कंडीशंस जो हैं आपको इस तरह की कंडीशन यूजुअली लगाई जाती है, जैसे आपके केस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो देर आर पीपल हु कैन बी विटनेसेस इन दिस केस, राइट, हु कैन गिव टेस्टिमनी इन दिस केस, राइट, सो यू आर नॉट सपोज टू कॉन्टैक्ट देम और बी एनीवेयर नियर अराउंड देम, राइट। और दूसरी और कंडीशन जैसे होती है, यू कैन नॉट लीव द कंट्री, सो आपको पासपोर्ट आपको कोर्ट को सबमिट करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, ओके। तो मान लो अब बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, कोर्ट ने बेल दे दी है ना। बेल, ये जो इंसान जो अक्यूज्ड पर्सन है, दिस इज द गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में 1 लाख रुपए पैसे दिए थे, दिस पर्सन इज इक्विवेलेंट टू दैट 1 लाख रुपए, ठीक है। एंड द कोर्ट इज द बेलर, सो बेसिकली कोर्ट हैज अ is, you can say, the owner or has the right over the accused person, but the court is releasing that person in the custody of the surety. Now the surety is basically saying, right, now this person, जो accused person है, वो बेली बन जाता है अपने लिए, right, he is also the good and he is also the goods in this case and is also the bailey in this case, right। और बेली है ये कि भैया मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो हूँ परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कोर्ट ने जो कंडीशंस इंपोज की है वो सारी फॉलो करनी है, और जब जब कोर्ट मुझे ट्रायल के लिए या किसी भी काम के लिए कोर्ट में बुलाएगा तो आई विल हैव टू अपीयर बिफोर दिस कोर्ट, राइट। दिस इज व्हाट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट, अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से कंपेयर करते हैं। एंड देन देयर इज अ श्योरिटी, ठीक है, जो इस अक्यूज्ड पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट को ये बोल रहा है कि अगर ये बंदा नहीं आता है कोर्ट में, वी विल मेक श्योर दैट ही इज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, इट इज आवर ड्यूटी, ठीक है। यू सेंड द समन्स और ही विल अपीयर और शी विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, बट इन केस ही और शी फेल्स टू डू सो, देन वी विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल डिलीवर दिस पर्सन टू द कोर्ट। Otherwise, strict actions can be taken against the sureties as well. So, it is important that you understand when you become a surety for a accused person in any case, be sure, be very much sure that there's a huge responsibility on your shoulders, right? So, ये हो गया हमारा बेल का कॉन्सेप्ट। एक पर्सन को बेल पे रिलीज किया जाता है श्योरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि ये जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, ये बंदा आएगा, ये बंदी आएगी, और जो भी कंडीशंस कोर्ट ने बेल रिलीज जब रिलीज किया है पर्सन को ऑन बेल, उस टाइम पे जो भी कंडीशंस इंपोज किए हैं वो कंडीशंस फॉलो की जाएंगी। द अक्यूज्ड पर्सन विल अबाइड बाय दोस कंडीशंस। ये हो गया बेल का कॉन्सेप्ट, राइट। अब मैं इसके लिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू रेफर टू BNSS का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है। दिस इज अ डेफिनेशन क्लॉज बेसिकली, एंड डेफिनेशन क्लॉज में यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम बेल का डेफिनेशन दे रखा है। जब हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जब हुआ करता था, तो उसमें डेफिनेशन क्लॉज में बेल का डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखा था। बट इन द न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बेल का डेफिनेशन दे रखा है। So I'm going to read it out to you. Bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond. Right? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एंड सस्पेक्टेड पर्सन। सो बेसिकली अक्यूज्ड पर्सन एंड सस्पेक्टेड पर्सन आर 2 डिफरेंट पीपल, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ, so there is an or, right? So accused person, suspected person, then you have another element that is commission of an offense. So commission of offense basically is any kind of offense, ठीक है। वो IPC मतलब BNS, that is भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आया है, उसका भी कोई ऑफेंस हो सकता है, या अदर दैन BNS जो भी कोई भी क्रिमिनल नेचर का एक्ट है, क्रिमिनल नेचर का स्टैट्यूट है, उस वो ऑफेंस भी हो सकता है, राइट।
फिर आपको यहाँ पे दिखेगा इम्पोज बाय एन ऑफिसर और कोर्ट, राइट। तो ऑफिसर का मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट का मतलब मैजिस्ट्रेट है बेसिकली, और इट कुड बी कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज वेल, राइट, एनी कोर्ट बेसिकली। एंड ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन का मतलब हो गया सस्पेक्टेड पर्सन और अक्यूज पर्सन, राइट, और ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। सो आई होप मैंने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन इसको कर दिया, और अब आपको हम एक एक एलिमेंट करके मैं समझाता हूँ। पहला चीज, सस्पेक्टेड पर्सन और अक्यूज पर्सन में डिफरेंस क्या होता है। सस्पेक्टेड पर्सन इज बेसिकली, अगर आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस पता है, राइट, सबसे पहले एफआईआर फाइल होती है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट भी हो सकता है किसी का या नहीं भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, फिर कोर्ट जो है उसके बाद फर्दर इंक्वायरी करके ट्रायल के प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जब कोई पर्सन के ऊपर एक्यूजेशंस लगते हैं, दैट लेट्स से ए पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, ठीक है, सो ही इज करेंटली सस्पेक्टेड ऑफ, the police is conducting an investigation and the police is saying that we have a suspect। आपने बहुत सारे क्राइम्स, इंडियन क्राइम सीरीज में भी देखा होगा, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तब तक वो सस्पेक्ट्स की बात करते हैं, वो टर्म यूज करते हैं सस्पेक्ट्स। बट एज सून एज द पुलिस इज डन विद द इन्वेस्टिगेशन एंड अ चार्ज शीट इज फाइल्ड विद द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, राइट, इन दैट केस अगर वो सस्पेक्टेड पर्सन का नाम चार्जशीट में आया है, तो जिन जिन लोगों का नाम, और भी जिन जिन लोगों का नाम चार्जशीट में आया होगा, वो सारे के सारे अक्यूज्ड पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अक्यूज्ड पर्सन और सस्पेक्टेड पर्सन के बीच का डिफरेंस। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि सस्पेक्टेड पर्सन और अक्यूज्ड पर्सन। अब एक चीज और है, क्या सस्पेक्टेड पर्सन अरेस्ट हो सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? डेफिनेटली अरेस्ट हो सकता है। और अक्यूज्ड पर्सन अरेस्ट हो सकता है चार्जशीट फाइल होने के बाद, डेफिनेटली अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोनों केस में अरेस्ट होना पॉसिबल है, तभी वो बेल के डेफिनेशन में बोला गया है दैट रिलीज ऑफ अ सस्पेक्टेड पर्सन और एन अक्यूज्ड पर्सन। कमिंग ऑन टू बॉन्ड और बेल बॉन्ड में डिफरेंस, उसके लिए हम क्लॉज डी और क्लॉज ई देखेंगे। क्लॉज डी बोलता है बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। सो बेल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बेल बॉन्ड में आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो कोर्ट बोलता है कि दिस बेल इज अमाउंटिंग टू लेट्स से 5 लाख रुपीज फॉर द रिलीज ऑफ दिस पर्सन, 5 लाख रुपीज हैज टू बी सबमिटेड टू द कोर्ट। देन व्हाट विल हैपन, द अक्यूज्ड पर्सन और द सस्पेक्टेड पर्सन विल पे 5 लाख रुपीज टू द कोर्ट, राइट, पे 5 लाख रुपीज टू द कोर्ट एंड देन साइन अ बेल बॉन्ड। अब इस बेल बॉन्ड में किसके किसके सिग्नेचर्स होंगे? कोर्ट का तो स्टैंप होगा ही, जो जज रिलीज कर रहा है बेल पे इंसान को, उसका उनके सिग्नेचर्स होंगे ही, राइट, यस, कोर्ट का स्टैंप होगा, राइट। उसके साथ साथ बेल बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? द अक्यूज्ड पर्सन और द सस्पेक्टेड पर्सन, दैट इज द पर्सन हु इज बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल, राइट, दैट पर्सन विल आल्सो साइन ऑन द बेल बॉन्ड। एंड बेल बॉन्ड में एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन है, दैट इज श्योरिटीज। श्योरिटीज विल मेक श्योर कि ये बंदा सारे कंडीशंस फॉलो करे बेल के और इज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट whenever the court requires to do so, right? So bail bond में court, accused person और suspected person and sureties तीनों के signatures आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लॉज ई देखो तो बॉन्ड का मीनिंग अलग दे रखा है। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और अ बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग बेसिकली फॉर रिलीज विदाउट एनी श्योरिटी, राइट। कोर्ट के पास ऐसी भी पावर होती है दैट इन सर्टेन केसेस वो बिना श्योरिटी के किसी पर्सन को रिलीज कर सकता है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है, पर्सनल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी आता है, या फिर ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाता है जो सिर्फ कोर्ट और जो पर्सन है, अक्यूज और सस्पेक्टेड पर्सन है, उसके बीच में बात हुई हो, ठीक है। तो वैसे में द अक्यूज पर्सन इज गोइंग टू पे certain amount of money to the court and the court will release that person on bail. Now interesting thing here is that जब हम CRPC में पढ़ते थे, CRPC में बेल बॉन्ड और बॉन्ड कैटेगरीज अलग अलग नहीं थे। वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे बेल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट और एक पर्सनल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अब BNSS में इन्होंने बॉन्ड और बेल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अलग अलग कर दिया है। बिकॉज CRPC में पहले बहुत कन्फ्यूजन था, जहाँ क्योंकि वहाँ पे मतलब सिनोनिमसली बेल बॉन्ड और बॉन्ड यूज़ किया जाता था। फिर कभी कदार वो लोग लिखते थे बेल बॉन्ड विद श्योरिटी, कभी कदार वो लिखते थे बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, कभी वो लिखते थे बॉन्ड विद श्योरिटी। देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि बॉन्ड बेल बॉन्ड अलग अलग है क्या,
कहाँ पे श्योरिटी होनी चाहिए, कहाँ पे श्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के पास कब पावर है श्योरिटी मांगने का, कब नहीं है पावर, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग थी सीआरपीसी में, तो बीएनएसएस में सबको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ठीक है। सो आई होप अभी तक आपको बेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, बेल का डेफिनेशन समझ में आ गया है आपको, बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट स्टेज ऑफ अ वीडियो, दैट इज व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नाउ बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का अगर आप डेफिनेशन देखना चाहोगे ना तो आपको क्लॉज सी में मिल जाएगा, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर फोर्स, एनी अदर ऑफेंस, ठीक है। अब बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का इससे कुछ खास डेफिनेशन समझ में आता नहीं है। इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, इसके लिए प्लीज गो टू स्केड्यूल 1 ऑफ योर बीएनएसएस, और उसमें दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 इज कंटेन्स बेसिकली अ टेबल जहां पे लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे रखे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के, और उसके बाद आप देखोगे उस ऑफेंस का सेक्शन नंबर पहले है, फिर अगला कॉलम आपके पास क्या आता है, अगला कॉलम आपके पास आता है उस ऑफेंस का बेसिकली कंटेंट कि वो क्या ऑफेंस है, राइट। उसके बाद फिर आपसे ऑफेंस के बाद तीसरा कॉलम आता है पनिशमेंट का, चौथा कॉलम आता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का कि नॉन कॉग्निजेबल नेचर का, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी कॉलम है हमारे लिए इस वीडियो में, दैट इज ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, ठीक है। तो वहां स्केड्यूल 1 पार्ट 1 से हमें समझ में आता है कि कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अ लॉ जो बीएनएस, व्हाट अबाउट एन ऑफेंस जो बीएनएस में नहीं दे रखा है बट किसी और स्टैट्यूट में दे रखा है, वैसे में क्या होगा, वैसे में दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। पहला कि उस स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में अंडर दिए हैं वो किस नेचर के हैं, वो बेलेबल नेचर के हैं कि नॉन बेलेबल के नेचर के हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अदर स्टैट्यूट्स में ये मेंशन होता है। हाउएवर अगर ये मेंशन्ड नहीं है इन एनी केस, तो आप बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल के सेकेंड पार्ट को देखोगे। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो यूल फाइंड अ वेरी स्मॉल टेबल, ठीक है, जहां पे आपको बेसिकली ये दे रखा है कि पनिशमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ऑफेंसेस का इनटू बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यू कैन रेफर टू शेड्यूल 1 पार्ट 2 फॉर अदर स्टैट्यूट्स अदर देन द बीएनएस। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। नाउ व्हाट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये बात तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। सो बेलेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब भी आप अरेस्ट किए जाते हो, ठीक है, एंड यू हैव बीन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस विच इज बेलेबल ऑफेंस, उसका मतलब ये होता है दैट यू हैव अ राइट टू बी रिलीज, यू हैव अ इनहेरेंट राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है आइदर बिफोर द पुलिस ऑफिसर जिसने आपको अरेस्ट किया है, या फिर अगर आप जुडिशियल कस्टडी में चले गए हो तो कोर्ट में आपको वो फाइल करनी होती है, ठीक है। कोर्ट में आपने वो बेल एप्लीकेशन फाइल की, हियर द कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट योर बेल और द पुलिस ऑफिसर हैज नो डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट योर बेल, यू विल बी रिलीज्ड, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं वहां पे कोर्ट का डिस्क्रिशन आता है, वहां पे कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है कि क्या हमें इस पर्सन को बेल पे रिलीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। What can be those factors? Factors like if this person is released on bail, will that person be a threat to the persons who are related to the case, or is there a is there a possibility that this person might tamper with the evidence in the case, or is there a threat that this person might escape or run away? तो इस तरह की कुछ मेजर कंडीशंस आपको एक्ट में भी दे रखे हैं जो हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। इस तरह के कंडीशन जो है कोर्ट कंसिडर करती है, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस आपका एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट उस केस टू केस बेसिस पे फैक्टर्स को कंसिडर करती है और उसके बाद डिसाइड करती है वेदर यू आर टू बी रिलीज ऑन बेल और नॉट, ठीक है। अब लास्ट चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स दैट वी गोइंग टू स्टडी, ठीक है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल्स दैट वी गोइंग टू स्टडी। अब तीन तरीके के बेसिकली बेल्स होते हैं, ओके, तीन तरीके के हम लोग बेल बोलते हैं जो हम हमारे बीएनएसएस में भी दे रखा है और सीआरपीसी में भी दिया था, ठीक है।
एक बेल होता है जिसको हम बोलते हैं बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, विच इज गिवन इन सेक्शन 478 ऑफ BNSS, ठीक है। दूसरा आता है दैट इज बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 480 ऑफ द BNSS, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी आता है दैट इज एंटिसिपेटरी बेल, जिसके बारे में कहां दे रखा है, सेक्शन 482 में दे रखा है। नाउ प्लीज रिमेंबर द टर्म एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट अ लीगल टर्म, राइट? Anticipatory is not a legal term, I'm saying, because it is not present in the BNSS, or it was not there even in the CRPC as well, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल हम लोग कॉमनली एक वर्ड बना लिया गया है और उसी को यूज किया जा रहा है कोर्ट्स में भी, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल कोई टर्म नहीं है। BNSS में आपको कहीं पे भी एंटिसिपेटरी बेल टर्म नहीं मिलेगा। इफ यू सी सेक्शन 482, उसका टाइटल क्या है, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। So basically any person who is apprehending arrest can file a application for anticipatory bail before the court, ठीक है। तो anticipatory bail कहीं पे यूज नहीं हुआ है। So we learned about 3 types of bails: bail in bailable offenses, bail in non-bailable offenses, and bail in and third is anticipatory bail. So this is it for the first video. Please make sure that you like this video, share this video with your legal and non-legal friends, parents, brothers and sisters, right? And most important thing, you subscribe to this channel, and in the comment section down below, please tell us your experience, whether you like the video or whether you dislike the video. We are very much open to constructive criticism, and most importantly, we are very much open to appreciation as well, right? So this is it for this video. I will see you in the next episode of this series. Thank you.